सियासत में हलचल मच गई है, क्योंकि बीजेपी ने यहां जैसे ही अपने उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट जारी की, वैसे ही बयानबाजियों का दौर तेज हो गया है। क्योंकि बीजेपी ने दूसरी लिस्ट में कई केंद्रीय मंत्री, महासचिव और सांसदों को चुनावी टिकट दे दिया है। जिन लोगों को चुनाव लड़ने के लिए कहा गया है, उनमें से कई लोग सीएम पद के भी दावेदार हैं। अपने महारथियों को चुनावी मैदान में उतारने के पीछे बीजेपी की क्या रणनीति है, ये तो बीजेपी ही जाने। मगर जिस तरह से बड़े बड़े चेहरे चुनावी मैदान में उतरे हैं और जिस तरह से अब तक शिवराज सिंह चौहान के नाम पर सस्पेंस बना हुआ है, उससे यही कहा जा सकता है कि ये एमपी गजब है। ये रिपोर्ट देखिए। एमपी अजब है, सबसे गजब है, एक नहीं दो नहीं सैकड़ों यहाँ शेर हैं। सच में गजबे है एमपी। नहीं होता गजब तो ऐसे कैसे होता कि जिन्हें संगठन संभालने का जिम्मा मिला था, उन्हें चुनावी समर में उतार दिया गया। जिन्हें चुनाव लड़ाने की जिम्मेदारी मिली थी, उन्हें चुनाव में उतार दिया गया। जो केंद्र में शक्तिशाली मंत्रालयों के स्वामी थे, उन्हें चुनावी मैदान में उतार दिया गया। है ना गजब? ये अद्भुत है, अभूतपूर्व है और इसने भारतीय जनता पार्टी की महाविजय को सुनिश्चित कर दिया है। हमारे सारे दिग्गज चुनाव लड़ेंगे। हो सकता है कि शिवराज सिंह चौहान को सच में गर्व हो, मगर इससे एक बात तो साफ हो गई है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के फैसले ने मध्य प्रदेश में हलचल मचा दी। क्यों मची है ये हलचल, जान लीजिए। बीजेपी ने उम्मीदवारों की दूसरी सूची में 3 केंद्रीय मंत्री, 7 सांसद और 1 राष्ट्रीय महासचिव का नाम डाला है, यानी ये चुनाव लड़ेंगे। मध्य प्रदेश से आने वाले 5 नेता ऐसे हैं जो केंद्र में मंत्री हैं। उनमें से 3 इस बार चुनाव मैदान में उतरेंगे। अब सवाल ये है कि क्या ज्योतिरादित्य सिंधिया भी चुनाव लड़ेंगे? कौन घबराया है, कौन नहीं घबराया है, ये पूरा जनता तय करेगी 60 दिन के अंदर। और जिस कांग्रेस पार्टी को पूर्ण अच्छी तरह से विवरण प्रधानमंत्री जी ने कल मंच से किया, वो लोहा है जिस पे जंग लग गया है। जो भी सपने देखते रहे, असलियत जनता उस कांग्रेस के सामने दोबारा रखेगी, जैसे बार बार जनता ने कांग्रेस के समक्ष रखा है। पार्टी का कार्यकर्ता मैं हूँ। यानी पार्टी कहेगी तो चुनाव लड़ना पड़ेगा, क्योंकि अब तक जिनके ऊपर उम्मीदवारों की लिस्ट बनाने का जिम्मा था, वो खुद कैंडिडेट हो गए हैं। खास बात यह है कि अब तक शिवराज सिंह चौहान का नाम कहीं नहीं आया है। हालांकि अभी सिर्फ 78 सीटों पर ही कैंडिडेट के नाम का ऐलान हुआ है, लेकिन हलचल इसलिए भी बढ़ी है कि दूसरी लिस्ट में जिन नेताओं का नाम है, उनमें से कई ऐसे हैं जो सीएम पद की दावेदारी रखते हैं। और इनमें सबसे बड़ा नाम नरेंद्र सिंह तोमर का है। नरेंद्र सिंह तोमर केंद्र में कैबिनेट मंत्री हैं। देश का कृषि विभाग इन्हीं की देखरेख में चलता है। मध्य प्रदेश चुनाव अभियान समिति के अध्यक्ष भी हैं। नरेंद्र तोमर पर ही चुनाव लड़ाने और प्रचार अभियान चलाने का जिम्मा रहा है। मगर मसला सिर्फ इतना नहीं है कि तोमर को टिकट दे दिया गया है। मसला ये है कि जैसे ही टिकट मिला, नरेंद्र सिंह तोमर के समर्थक जश्न मनाने लगे। संदेश दिया जाने लगा कि अगर तोमर जीते तो मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज नहीं तोमर होंगे। तोमर से सवाल किया गया, पहले तो चुप्पी साध गए। नरेंद्र सिंह तोमर अब यहाँ पे मौजूद है, उनसे बात करते हैं। सर, आपका नाम आया सर टिकट में? नहीं है सर, प्रतिक्रिया सर, क्योंकि आखिर क्या वजह है सर कि भारी भरकम केंद्रीय मंत्रियों को और सांसदों को टिकट दिया गया सर? क्या सर? दोबारा बोले तो कहा पार्टी का आदेश सर माथे पर, जो पार्टी कहेगी वो मैं करूंगा। पार्टी को लगता है कि मुझे विधानसभा का चुनाव लड़ना चाहिए, तो पार्टी का आदेश सिरोधार्य है। हम लोग तो कार्यकर्ता हैं, पार्टी जो आदेश देती है उस काम को करते हैं। तोमर से ही सवाल किया गया कि केंद्र सरकार में मंत्री होने के बावजूद चुनाव लड़ने उतरे हैं, क्या बीजेपी को हार का डर सता रहा है? जवाब सुनिए। सर, कोई नाराजगी तो नहीं है सर पार्टी से? यार देखो, तुम जानते हो मेरे को यार, जबरदस्ती नहीं बुलवा सकते मुझसे। खैर, तोमर से आगे आइए कैलाश विजयवर्गीय तक। पश्चिम बंगाल में बीजेपी की ओर से चुनाव प्रभारी थे, यानी सारी तैयारी और चुनाव लड़ाने की जिम्मेदारी थी। मगर इन्हें भी मध्य प्रदेश में चुनाव लड़ने के लिए कहा गया है। मैंने तो वैसे कहा था कि मैं चुनाव नहीं लड़ना चाहता हूँ, और पार्टी के हमारे वरिष्ठ नेताओं का निर्देश मुझे परसों मिल गया था। मैंने असमंजस में था और आज एकदम अचानक घोषणा कर दी तो मैं खुद ही बहुत आश्चर्यचकित रह गया। आभार व्यक्त करता हूँ। राजनीतिक जीवन में पहली बार विधानसभा का चुनाव लड़ने का फैसला पार्टी ने किया है। भारतीय जनता पार्टी की रणनीति आप हमेशा से देखते हो कि रणनीति में कार्यकर्ता की भूमिका पार्टी तय करती है। जी, हमारा
हम लोग बार बार कहते हैं, कई बार आप लोगों को लगता होगा, लेकिन इससे साबित हो गया कि नहीं, पार्टी का कार्यकर्ता सारे लोग हैं। विजय वर्गीय असमंजस में थे, मगर कार्यकर्ता असमंजस में नहीं है। टिकट मिलते ही उनके समर्थक नारेबाजी करने लगे कि सीएम विजय वर्गीय होंगे। सीएम कैसा हो? पार्टी तो कैडर बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है। कार्यकर्ता चाहे कैबिनेट मंत्री होंगे या प्रदेश के अध्यक्ष होंगे या मंत्री होंगे या सांसद होंगे, सब कार्यकर्ता हैं। भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व को लगता है कि कौन चुनाव जीत सकता है, किसे क्या काम देना है, जो जिम्मेदारी है, और नेतृत्व को उनको लगा कि इन्हें ये काम देना है, तो ये काम सौंप दिया है। और मोदी जी समझते हैं कि शिवराज सिंह चौहान के जो पाप 18 साल के हैं, उनके मंत्रियों के पाप हैं, मोदी जी धो देंगे। जनता मन बना चुकी है भाजपा को हराने की, और इस बात के संकेत भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को भी मिलने लगे हैं। जब मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए 39 उम्मीदवारों की अपनी दूसरी सूची जारी की, तो उसमें चौंकाने वाला नाम कैलाश विजयवर्गीय का भी था। उन्हें इंदौर की 1 नंबर विधानसभा से उम्मीदवार बनाया गया है। मैंने तो वैसे कहा था कि मैं चुनाव नहीं लड़ना चाहता हूँ, और पार्टी के हमारे वरिष्ठ नेताओं का निर्देश मुझे परसों मिल गया था। मैंने असमंजस में था, और आज एकदम अचानक घोषणा कर दी तो मैं खुद ही बहुत आश्चर्यचकित रह गया। ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है कि फिर से मुझे इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में पार्टी ने भेजा है, तो मैं इसमें भी कोशिश करूंगा कि पार्टी की जो अपेक्षा उसको पूरा करूं। सिर्फ कैलाश विजयवर्गीय ही नहीं, बीजेपी की दूसरी सूची में कई चौंकाने वाले नाम सामने आए हैं। बीजेपी ने कुल 7 सांसदों को विधानसभा चुनाव में उतारा है। ये हैं नरेंद्र सिंह तोमर, प्रहलाद पटेल, फग्गन सिंह कुलस्ते, गणेश सिंह, उदय प्रताप सिंह, रीति पाठक और राकेश सिंह। इनमें 3 मंत्री हैं। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, केंद्रीय इस्पात राज्य मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते, संस्कृति राज्य मंत्री प्रहलाद पटेल। कूटनीति अनाड़ियों का खेल नहीं, बल्कि आतंकी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या के लिए ट्रूडो ने भारत पर बेबुनियाद आरोप लगाकर अमेरिका के लिए भी मुश्किलें खड़ी कर दी है। हिंद प्रशांत में चीन की बढ़ती दबंगई पर लगाम कसने के लिए पश्चिमी देशों को भारत की जरूरत है। भारत के बिना जिनपिंग की सेना को काबू में रखना अमेरिका और उसके सहयोगियों के लिए मुमकिन नहीं है। ऐसे में एक आतंकवादी के लिए भारत पर बिना सबूत ट्रूडो ने आरोप तो लगा दिए, लेकिन अब उनके रक्षा मंत्री 2 तरफा बयान दे रहे हैं। ऐसे रुख से ही भारत कनाडा के बीच तनाव बढ़ता जा रहा है। दुनिया भर में आतंक के खिलाफ जंग लड़ रहे भारत से झगड़ा मोल लेकर कनाडा आतंकी के साथ खड़ा हो गया है। दूसरी तरफ उसे हिंद प्रशांत में भारत की मदद भी चाहिए। लेकिन पेंटागन के पूर्व अफसर माइकल रूबिन का कहना है कि कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो के आरोपों से भारत के मुकाबले कनाडा को ज्यादा खतरा है। वहीं अगर अमेरिका को भारत कनाडा में से किसी एक को चुनना पड़ा तो वो भारत को चुनेगा। I suspect that the United States doesn't want to be pinned in the corner to choose between 2 friends, but if we have to choose between 2 friends, increasingly we're going to choose India on this matter, simply because Najjar was a terrorist and India is too important, our relationship is too important. Justin Trudeau probably isn't long for the Canadian premiership, and then we can rebuild the relationship after he's gone. जैसा दावा माइकल रूबिन कर रहे हैं, कुछ ऐसी ही बात कनाडा में भारतीय पत्रकार विक्रम चौधरी कह रहे हैं। आज तक से खास बातचीत में उन्होंने कहा कि लोकप्रियता को लेकर सबसे खराब दौर में चल रहे ट्रूडो ने अपने बयान से हालात बदलने की कोशिश की है। कैनेडियन गवर्नमेंट जो कि जस्टिन ट्रूडो लीड कर रहे हैं, उनके अपने रीजंस हैं, कुछ अपने डोमेस्टिक पॉलिटिकल रीजंस हैं, उनके सर्वाइवल इस टाइम स्टेक पे है। सो उनको कुछ इश्यूज को लाना, अपनी दोबारा पकड़ बनानी। यूएनजीए में बोले भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर, दुनिया में अब नहीं चलेगा कुछ देशों का एजेंडा, विश्व मित्र में विश्वास रखता है हिंदुस्तान, दबाव से गुजर रहे हैं विकासशील देश।
G20 यूनिवर्सिटी कनेक्ट प्रोग्राम में बोले पीएम मोदी, भारत की स्पीड और स्केल देखकर दंग है दुनिया। न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन बनी इंटरनेशनल हेडलाइन। एमपी असेंबली में केंद्रीय मंत्रियों को टिकट देकर बीजेपी ने बनाया माहौल। शिवराज बोले, अब तो जीत है पक्की। कांग्रेस का कटाक्ष, हार के डर से इनका हाल बेहाल। नीतीश कुमार के फिर एनडीए वापसी की खबरों के बीच गरमाई सियासत। आरजेडी ने साधी चुप्पी। सुशील मोदी ने कहा, बिहार सीएम के लिए हमारे दरवाजे हैं बंद। और वहीदा रहमान को मिलेगा भारत का सर्वोच्च फिल्म सम्मान, दादा साहब फाल्के अवार्ड। पीएम मोदी ने दी बधाई, सर्वश्रेष्ठ सिनेमाई विरासत का बताया। बीजेपी पूरे मुल्क में नफरत को और फैला रही है, तो इनकी वजह से। थैंक यू। जय हिंद, जय तेलंगाना। जय तेलंगाना, जय हिंद, जय तेलंगाना। अंदर चेतनाले राहुल गांधी का नायकत्व, राहुल गांधी का नायकत्व, राहुल गांधी का नायकत्व। पहले राहुल गांधी को हैदराबाद से चुनाव लड़ने की चुनौती दी और फिर कांग्रेस पार्टी पर और भी तीखी टिप्पणी की। राजस्थान समेत तमाम कांग्रेस शासित राज्यों का जिक्र किया और वहां मुसलमानों पर अत्याचार का आरोप लगाकर सियासी हमला बोला। मैं जानता हूं इनकी फिरका परस्ती क्या है। एक सिक्के के दो रुख हैं ये लोग। फर्क यह है कि एक अपनी गुंडागर्दी को खुल के दिखाता और एक जो है मुस्कुरा कर हमारे पे पीठ पे खंजर घोंपते। बड़ा मुस्कुरा कर मिठास मीठे अल्फाज को इस्तेमाल करके राजस्थान में जाकर देखा हूं किस तरीके से इस्तेसाल वहां पर किया गया। मगर क्या है कि सिर्फ नहीं, मुसलमान हमारा गुलाम है। मुसलमान बराबरी की बात नहीं करना, मुसलमान हमारे सामने सर झुकाकर खड़े रहना। मेरे भाई, मैं सब कुछ करने को तैयार हूं, मगर मैं सिवाय अल्लाह के किसी के सामने सर नहीं झुका सकता। ना मैं ये चाहूंगा कि मेरी जमात के पूरे मेरे अराकीन, मेरे साथ जो लोग हैं, वो कभी इस तरह का दिन देखना पड़े। तो सवाल यह है कि लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस पर ओवैसी का हमला क्यों बढ़ता जा रहा है? क्या इन बयानों का एक सिरा तेलंगाना विधानसभा चुनाव से जुड़ता नजर आ रहा है? क्योंकि बीते दिनों हैदराबाद में ही कांग्रेस की CWC की बैठक हुई थी, जिसके बाद रैली में कांग्रेस में तेलंगाना में जीत की बात कही गई थी। It has been my dream to see the Congress government in Telangana that will work for all sections of our society. Are you all going to give us your support? మీరందరూ సపోర్ట్ చేస్తారా? बीते कुछ दिनों में कांग्रेस तेलंगाना में मुस्लिम मतदाताओं का भरोसा जीतने में जुटी हुई है। स्थानीय नेताओं के जरिए मुस्लिम मतदाताओं से सीधा संपर्क कर रही है। कर्नाटक में जीत के बाद भी कांग्रेस का उत्साह बढ़ा है और उसे मुस्लिम वोटरों के समर्थन का भरोसा है। राहुल गांधी दरअसल तेलंगाना में विधानसभा की 119 सीटें हैं। करीब आधी सीटों पर मुस्लिम मतदाता असर डालते हैं। 50 सीटों पर 10 से 35% तक मुस्लिम वोटर हैं, जबकि हैदराबाद की ही 10 सीटों पर ही मुस्लिम मतदाता 30 से 60% हैं। और अब आपको लेकर चलते हैं अहमदाबाद। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अहमदाबाद पहुंच गए हैं। महिला आरक्षण बिल पास होने के बाद पीएम मोदी पहली बार अहमदाबाद पहुंचे हैं। 2 दिनों का उनका ये महत्वपूर्ण गुजरात का दौरा। आप देख रहे हैं किस तरह से जबरदस्त स्वागत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का किया जा रहा है। महिलाओं की भारी तादाद वहां पर है, क्योंकि महिला आरक्षण बिल पास होने के बाद ये पहला उनका अहमदाबाद का दौरा है। जो तस्वीरों में इस वक्त आप देख रहे हैं, 2 दिनों के गुजरात दौरे पर अहमदाबाद पहुंचे हुए हैं। नारी शक्ति वंदन कार्यक्रम में पीएम हिस्सा लेंगे। वहीं कल वाइब्रेंट गुजरात इवेंट को पीएम मोदी संबोधित भी करने वाले हैं। 2014 और 2019 दोनों में ही लोकसभा चुनावों के दौरान क्लीन स्वीप किया है नरेंद्र मोदी के चेहरे पर लोकसभा में भारतीय जनता पार्टी ने। और इस बार तो महिला आरक्षण बिल पास होने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे और उनका जोरदार स्वागत किया गया। आगे बढ़ते हुए मध्य प्रदेश के उमरिया जिले के गोंडवाना में गणतंत्र पार्टी के कार्यकर्ता और पुलिस के बीच जोरदार झड़प की तस्वीरें सामने आई हैं। इस दौरान कई पुलिसकर्मी घायल हुए हैं। ये तस्वीर आप देख रहे हैं, मध्य प्रदेश का उमरिया है, जहां पर प्रदर्शन के दौरान
पुलिस वालों से झड़प हो गई। पानी की बौछार पुलिस की ओर से की गई है ताकि भीड़ को तितर बितर किया जाए। एमपी में चुनाव भी मध्य प्रदेश में होने वाले हैं 1.5 महीने के बाद, और उसके ठीक पहले उमरिया में प्रदर्शन की तस्वीरें। बॉलीवुड लीजेंड वहीदा रहमान को दादा साहब फाल्के अवार्ड मिलेगा। वहीदा रहमान को दादा साहब फाल्के पुरस्कार के लिए चुन लिया गया है। सूचना प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने इसकी पुष्टि की है। इस बार अभिनेत्री वहीदा रहमान को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से नवाजा जाएगा।